हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस सेशंस में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया है, साथ ही साथ हमने मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया है। तो अब हम इतने सक्षम बन चुके हैं कि हम कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ बेहतरीन से ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन से ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी हर एक सवाल को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है। आ जाओ। इन द स्पीड टाइम ग्राफ for a moving body object shown here, the part which indicates uniform deceleration of the object is। बेटा इस सवाल में ना आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, या आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के आपको कुछ अलग अलग सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पी क्यू सेगमेंट, क्यू आर सेगमेंट, आर एस सेगमेंट, एस टी सेगमेंट। ठीक है, तो इन सारे सेगमेंट्स में से, इन सारे पार्ट्स में से आपको एक ऐसा सेगमेंट चूज करना है जो रिप्रेजेंट कर रहा हो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। डिसेलरेशन का मतलब क्या है बेटा? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इन चारों ही पार्ट्स में से, चारों ही है ना, 1 2 3 4, हाँ, इन चारों ही पार्ट्स में से आपको एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा सेगमेंट चूज करना है जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आ जाओ अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना, ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं और हर एक पार्ट फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उससे हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पी क्यू पार्ट की। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, पी क्यू पार्ट। यदि हम इसकी बात करें बेटा, तो ये जो पार्ट है अपने ग्राफ का, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के देखो ये पैरेलल है। और मैंने आपको बताया बेटा कि एक ऐसा वीटी ग्राफ जो कि पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है। मतलब कि जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, यानी कि मोशन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आती है बेटा, तो वीटी ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या बोल सकते हो कि टाइम एक्सिस। कि समय तो आप देख सकते हो कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। यानी कि ये जो पी क्यू सेगमेंट है, मैं यहां पर लिख दूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यदि बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट बनी हुई है, तो काहे का एक्सेलरेशन? बेटा मोशन में एक्सेलरेशन पैदा कब होता है? एक्सेलरेशन कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इस पी क्यू सेगमेंट के दौरान या इस पी क्यू सेगमेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुई नहीं है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो काहे का एक्सेलरेशन? नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन 0 इस केस में। यानी कि ये तो हमारे सवाल का जवाब हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो एक ऐसा सेगमेंट चूज करना है जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो, एग्जिबिट कर रहा हो। तो ये तो हो नहीं सकता। हटाओ इसको, ऑप्शन में से हटा दो। पी क्यू का है, ऑप्शन डी हट गया। नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करते हैं क्यू आर। अब क्यू आर सेगमेंट में बेटा क्या हो रहा है? क्यू आर सेगमेंट को यदि आप देखोगे तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वो भी एट अ यूनिफॉर्म रेट। कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। उसका वीटी ग्राफ कैसा बनता है?
बेटा ऐसे ही तो बनता है ना, आपको सारे केसेस याद हैं कि नहीं है वीटी ग्राफ के? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, मतलब कि 3 तरह के आपको मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाए थे। उसके बाद में हमने स्पीड टाइम ग्राफ के 5 केसेस देखे थे, मतलब कि मैंने आपको 5 तरह के स्पीड टाइम ग्राफ समझाए थे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हमने आई गेस 6 या 7 केसेस देखे थे, मतलब कि 6-7 तरह के मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़ाए थे। तो प्रीवियस लेक्चर बेटा लगा लेना, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जो QR सेगमेंट है, ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर इंक्रीज हो रही है। मतलब कि चेंज तो हो रही है ना वेलोसिटी, चेंज तो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो चेंज तो हो रही है 100% वेलोसिटी, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है बेटा, इसका मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो बेटा इस केस में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको मैं पहले हटा दूँ, जो सेकेंड वाला सेगमेंट है, मतलब कि ये QR सेगमेंट, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। लेकिन हमको तो यहाँ पर अरे रिटार्डेशन देखना है ना, हमको यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन देखना है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पर है पॉजिटिव है, लेकिन वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि मोशन में वेलोसिटी बदल तो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर बदल रही है, जिसके कारण मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, वो ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बट वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करें यदि RS, ठीक है, RS की बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो RS सेगमेंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, कम हो वेलोसिटी मोशन के दौरान एट यूनिफॉर्म रेट, तो उसका VT ग्राफ बेटा कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है ना, कि देखो इनिशियली कुछ वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, है ना। तो डेफिनेटली ये जो RS सेगमेंट है ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है। मान लो कि यहाँ कहीं वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और समय के साथ में क्या हुआ, देखो वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ना 50 से 25 हुई ना वेलोसिटी, तो कम हुई है, वेलोसिटी कम हुई मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो गई, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला केस है बेटा क्या, वेलोसिटी कम होने वाला, बट ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म रेट पर ही क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर होगा बेटा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन डिसेलरेशन, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी RS की। RS वो सेगमेंट है जहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पर कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वो भी कैसा, नेगेटिव वाला। एक आखिरी सेगमेंट बचा है ST। अगेन बेटा ये कैसा हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ST में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो जाहिर है एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक सवाल को अच्छे से डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि बस देखो ये रहा सवाल, देखो ये रहा इसका आंसर, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो भी आपको समझना होता है, तभी जाकर के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्लियर हुआ। चलो अब अपन बात करते हैं अपने अगले सवाल की, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं।
A student draws a distance time graph for moving a scooter and finds that a section of the graph is horizontal line parallel to the time axis. क्या करा है बच्चे ने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है. याद करो मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 3 केसेस बताए थे, मतलब कि मैंने आपको 3 तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बनाने सिखाए थे. ठीक है, तो बच्चे ने क्या करा, एक स्कूटर के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है एंड फाइंड्स दैट अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. मतलब उसने XYZ जो भी जो है ना मूविंग स्कूटर के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया होगा, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक सेक्शन ऐसा है जो पैरेलल हो गया है किसके? टाइम एक्सिस के, है ना, पैरेलल हो गया है टाइम एक्सिस के. Which of the following conclusion is correct about this section of the graph? और ये जो सेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है सवाल में, इस सेक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है. भाई एक बच्चे ने क्या करा, आप जैसा बच्चा होगा उसने क्या करा, एक मूविंग स्कूटर के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, जो भी बनाया उसने XYZ, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक ऐसा उसको सेगमेंट देखने को मिला जो टाइम एक्सिस के ऐसा पैरेलल हो गया. तो इस सेगमेंट के बारे में क्या यहाँ पर स्टेटमेंट सही है वो बताओ. आप इस सवाल का जो बेटा जवाब है ना वो बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हो. डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है, या वो भी छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बेटा ये क्या है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके से, तो आप इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है बड़ा अजीब सा बनाया है. क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है. मान लो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर की दूरी पर था इनिशियली. ओरिजिन से जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की दूरी पर था. हुआ क्या, अब देखो समय आगे बढ़ रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में चेक करा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अरे अभी भी 10 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से. फिर हमने चौथे सेकेंड में चेक करा, कहाँ है ऑब्जेक्ट, अभी भी क्या है, ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे है. कोई बात नहीं, है ना, ऐसे समय आगे बढ़ता जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो वहीं का वही है. उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमेशा क्या दिखा रहा है, 10 मीटर ही दूरी दिखा रहा है. इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर ही था और इतना समय बीतता जा रहा है लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो रही है. हर सेकंड उसकी पोजीशन चेक करो तो वो क्या बता रहा है, ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हुई. पोजीशन चेंज ना होने का मतलब ये है कि कोई मोशन नहीं हो रहा. कोई मोशन ना होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. याद आया कि नहीं आया? तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है बेटा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ही तो बनता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. मैंने क्या कहा था कि दिमाग लगाओगे तो बिना ऑप्शन देखे भी तुम इस सवाल का जवाब दे पाओगे. क्या होगा इस सवाल का जवाब? आपसे ये तो पूछा जा रहा है ना कि ये वाले सेगमेंट के बारे में क्या ख्याल है, तो बोल देना कि ये वाला सेगमेंट ये बता रहा है कि भाई जो स्कूटर है ना वो रेस्ट पर आ चुकी है. आ जाओ अपना ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए, स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस सेक्शन. यार यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं बनता. अभी अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना. यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कि स्पीड यूनिफॉर्म बनी हुई है या बोल सकते हो कि कांस्टेंट बनी हुई है मोशन में, तो उसके लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ऐसा बनेगा. डिस्टेंस वाला ऐसा नहीं बनेगा. डिस्टेंस वाला कैसा बनेगा बेटा? डिस्टेंस वाला तो वैसा बनेगा ना, अरे 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 रुको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ऐसा बनेगा ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कि स्पीड देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है. स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है कि पहले 0 थी, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे स्पीड बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है और इसलिए देखो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा. ऐसा नहीं बनेगा, मतलब ये गलत है. सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इज मैक्सिमम इन दिस सेक्शन. कि ये वाले सेक्शन में जो डिस्टेंस स्कूटर ने कवर किया है वो मैक्सिमम हो जाएगा. अरे जब स्कूटर रेस्ट पर आ गया बेटा तो काहे का डिस्टेंस कवर करेगा स्कूटर? नहीं करेगा, गलत है ये भी. थर्ड क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन. ये भी गलत है. लास्ट ऑप्शन डी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन. कि जब स्कूटर रेस्ट पर ही आ गया है बेटा तो वो कोई सा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम. इट शुड बी 0, कि वो 0 डिस्टेंस कवर करेगा इस सेक्शन में क्योंकि वो रेस्ट पर आ गया. खत्म बात, आगे बढ़ो.
ठीक है। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ऑप्शन सी भी तो हो सकता था ना मिनिमम। अरे यार मेरी बात समझो ना बेटा, मैं रेस्ट पर हूँ, मैं मूव कर रही थी, मैं मोशन में थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ देर के लिए मैं जो है ना रेस्ट पर आ गई। तो जब मैं रेस्ट पर आ गई, सपोज 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट पर आ जाती, तो उस 1 घंटे में मैं कोई भी डिस्टेंस कवर करूंगी क्या? ना मैक्सिमम ना मिनिमम। क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट पर हूँ। हाँ, अगर स्पीड ज़्यादा होगी मेरे मोशन के दौरान, तो उस जब तक मोशन में मेरी स्पीड ज़्यादा होगी उस समय तक मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लूँगी। और अगर मोशन के दौरान बीच में क्या हुआ, ट्रैफिक हुआ है ना रास्ते में, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब मेरी स्पीड कम रहेगी तो उस दौरान मैं मिनिमम डिस्टेंस कवर करूँगी। लेकिन रेस्ट पर तो कोई डिस्टेंस कवर होगा ही नहीं, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ज़ीरो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ गिवन alongside shows how the speed of a car changes with time। ये ग्राफ दिख रहा है आपको बेटा, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से समय के साथ साथ स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, बुरा मत मानना। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड। अच्छा, अब इस ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इन सवालों के सही जवाब। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। कार की बेटा इनिशियल स्पीड क्या है? ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कार की इनिशियल स्पीड क्या है। आप क्या बोलोगे? 0? नहीं, तुम जरा देखो तो ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है। ग्राफ शुरू हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि जब हमने इस कार को नोटिस करना शुरू करा, जब हमने इस कार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो उस समय कार रेस्ट पर नहीं थी, कार ऑलरेडी मोशन में थी, वो ऑलरेडी मूव कर रही थी। कितने स्पीड के साथ, कितने वेलोसिटी के साथ? 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। और तब से ही हमने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करना शुरू करा। ये चीज मैंने आपको एक दिन और समझाई थी, आई गेस पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में, जब अपन वो ग्राफिकल डेरिवेशन समझ रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन का, कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको 0 ही मिले। कि जब भी पूछा जाए, जैसे कि इस केस में पूछा गया कि बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने बोल दिया 0। अरे ऐसे कैसे 0? हाँ, मैं मानती हूँ कि हर ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे ही होता है, तब वो मोशन में जो है ना आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हों तो वो रेस्ट वाली स्टेज से ही देख रहे हों। जैसे कि एक कार है, वो रेस्ट पर थी, तब मैंने उसको नहीं देखा। जब वो मोशन में आ गई, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलने लग गई, तब मैंने उसको देखा। तो मेरे लिए उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। और वहीं से मैंने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी बेटा कार की? 10 किलोमीटर पर आवर। ऊपर लिख देती हूँ। आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला किलोमीटर पर आवर? तो बेटा तुम्हें ना ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जल्दबाजी में मीटर पर सेकंड मत कर देना, जो लिखा हुआ है ग्राफ में उसको ध्यान से देखना है ना, किलोमीटर पर आवर। टाइम को देखना किस में दिया हुआ है और स्पीड को देखना किस में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। कितनी उसने मैक्सिमम स्पीड जो है बेटा अटेन कर ली है? तुम खुद देखो, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, स्पीड बढ़ती गई, 15, 20, 25, 30, और फाइनली कितनी हो गई? जब वो पॉइंट बी पर पहुंची ना कार, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 35 किलोमीटर पर आवर की हो गई। फिर क्या हुआ, जब कार बी टू सी पहुंची, तो बी टू सी पहुंचने के दौरान कार की स्पीड क्या रही? बताओ, दिमाग लगाओ। कांस्टेंट रही, 35 किलोमीटर पर आवर ही रही। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल कब होता है? टाइम एक्सिस के या ये क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस के? स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो बी टू सी पर हुआ क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, स्पीड कांस्टेंट हो गई, तब तो क्या हुआ, ग्राफ देखो ना, ये वाला सेगमेंट देखो कैसा हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। यानी कि इनिशियली उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई बढ़ते 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 35 किलोमीटर पर आवर, फिर उतनी ही स्पीड इसने मेंटेन करी कॉन्स्टेंटली जब तक कि वो बी से सी नहीं पहुंच गई कार। फिर क्या हुआ, जब वो सी टू डी पहुंची, तो देखो कार की स्पीड कम होती गई। पहले बढ़ रही थी, 10 से 35 हो गई, फिर 35 मेंटेन करी गई। फिर क्या हुआ, जब कार सी टू डी गई तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। अल्टीमेटली देखो क्या हुआ है, 10 घंटे बाद कार रेस्ट पर आ गई है बच्चों, वेलोसिटी फाइनली 0 ही हो गई है। अच्छा, वो भी कैसे हुई है? यूनिफॉर्म रेट पर या नॉन यूनिफॉर्म रेट पर? देखो यहाँ पर आपको एक कर्व दिख रहा होगा,
ये कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? ये कर्व क्या बता रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड कम तो हुई है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर कम हुई है। कम हो गई, होते होते जीरो हो गई, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर कम हुई है। कि हो सकता है कि पहले 1 घंटे में वेलोसिटी या स्पीड कम हुई हो बाय 2 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट आवर में कम हो गई हो बाय 5 किलोमीटर पर आवर, उसके नेक्स्ट आवर में कम हो गई हो बाय 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेट पर यहाँ पर स्पीड कम हुई है। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो कार ने अटेन करी थी वो कितनी थी बेटा? 35 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली 10 किलोमीटर पर आवर थी, फिर हो गई स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, फिर वही स्पीड कुछ टाइम के लिए मेंटेन करी गई और फिर उसके बाद तो स्पीड कम ही हुई है। मतलब कि मैक्सिमम कितनी उसने अटेन करी है? 35 किलोमीटर पर आवर। कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बस ग्राफ को देख करके हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन? ग्राफ को कौन सा वो हिस्सा है जो जीरो एक्सेलरेशन बता रहा है बेटा? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आया ही नहीं। एक्सेलरेशन कब नहीं आता? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप ही मुझे जो बताओ, ग्राफ का वो कौन सा सेगमेंट है ए बी, बी सी और सी डी में से जो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट शुड बी ऑप्शन नहीं, इट शुड बी सेगमेंट बी सी। कि बी सी में देखो क्या हुआ है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर की, तो एक्सेलरेशन वहां पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं बीसी सेक्शन या बीसी सेगमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब क्या होता है बच्चों? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाए। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी कब होती है? जब वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो यहाँ पर तो स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। ये C to D जब कार गई है तभी आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कम हुई, स्पीड कम हुई, इतनी कम हुई कि अल्टीमेटली जीरो ही हो गई। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो भी कैसा? यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। और उसी को तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? वेरिंग। ये शब्द पढ़ करके कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम हमने तो यूनिफॉर्म पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है, लेकिन ये वेरिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, हमें नहीं पता। अरे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का ही एक और सिनोनिम होता है क्या? वेरिंग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन आया, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, यूनिफॉर्म बना हुआ है मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मोशन में एक्सेलरेशन है और वो भी चेंज हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ? यूनिफॉर्म मतलब जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर कम हो रही है। कभी 2 किलोमीटर कम हुई, कभी 5 किलोमीटर कम हुई, है ना। मतलब हर घंटे क्या हो रहा है? वेलोसिटी अलग अलग रेट पर कम हो रही है। यानी कि हर टाइम इंटरवल में यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग तुमको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वेरिंग रिटार्डेशन। तो मैं बोल दूं CD वो सेगमेंट है जहां पर हमें मिलेगा वेरिंग रिटार्डेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। पहले 8 घंटों में, मतलब कि यहां तक, इससे पहले कि कार की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू होती, उसके पहले तक कितना जो है ना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये आपको निकाल करके बताना है। कैसे निकालोगे? ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू कैसे? स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है बच्चों, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है कि नहीं देता है? तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, इसके नीचे का हमें एरिया निकालना होगा, तब जा करके हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट 8 आवर्स में जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है वो। डिस्टेंस कवर निकालने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें निकालना पड़ता है। आ जाओ अपन एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा? पॉइंट B से और पॉइंट C से। मान लो कि देखो, हो सकता है कि आपको जो ग्राफ है वो इनिशियली ऐसा दिया होता, ऐसा दिया होता। ये तो बहुत ही गंदा कलर लग रहा है, रुको मैं इसको ठीक करती हूँ, अब फिर भी शायद कुछ ठीक लगे, है ना। आपको ग्राफ ऐसा दिया होता तो आप क्या करते? अभी तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी डॉटेड लाइंस दी हुई थी, तो आपने पकड़ लिया कि मैम देखो यहाँ पर बन रहा है छोटा सा पैरेललोग्राम, यहाँ पर बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का क्या करेंगे? एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा, मतलब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा फर्स्ट 8 आवर्स में। तो आपने तुरंत जो ना आपका दिमाग चल गया होगा। लेकिन मान लो कि अगर ग्राफ ऐसा आता, ये डॉटेड लाइन्स आपको नहीं दी होती, तो फिर आप क्या करते? बनानी पड़ती बेटा।
पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों से ही आप क्या करते हैं, एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द टाइम एक्सिस लाइक दिस, तब जाकर के आपको एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल बनता हुआ यहाँ पर नजर आता। तो अगर डॉटेड लाइन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका एरिया जो है बेटा वो डिफाइन होगा। ठीक है, चलो तो एरिया निकालेंगे। एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पर आ जाती हूँ। तो एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अपना जो है बेटा डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट 8 आवर्स में जो कवर किया गया है वो। पैरेललोग्राम के एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया का वो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो गई पहली पैरेलल साइड, ये हो गई दूसरी पैरेलल साइड, और ये वाली हो गई क्या बच्चों, हाइट, है ना। ये तुमको दिख रहा है ना, ये पूरा पैरेललोग्राम बनता हुआ तुमको दिख रहा है कि नहीं, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक साइड, ये हो गई उसकी पैरेलल वाली साइड, और ये हो गया क्या, हाइट। ठीक है, तो ये वाली जो आप बोल सकते हो कि साइड है, ये वाली जो साइड है, इसकी लंबाई अपन कहाँ से नापेंगे बेटा, इसकी लेंथ अपन कहाँ से नापेंगे, जाहिर सी बात है ओरिजिन से ही नापेंगे। तो ओरिजिन से इस वाले साइड की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर, है ना, या 10 मान लो, केवल 10। ठीक है, ये वाले साइड की कितनी आ जाएगी लंबाई, 35। अरे जो भी नापना है ग्राफ से ही नापना है। तो ये वाले साइड की लंबाई आ जाएगी 10, ये वाले साइड की लंबाई आ जाएगी 35, यानी कि पैरेलल साइड्स हमें पता चल गई हैं। कितना हो गया है, 10 + 35। ठीक है, और हाइट कहाँ से नापेंगे बेटा, हाइट अपन नापेंगे टाइम एक्सिस से, ही है ना, ये हाइट है। तो देखो हाइट अपन कहाँ से नापेंगे, टाइम एक्सिस से। कितनी हो जाएगी हाइट, 0 1 2 3 3। ठीक है, तो हाइट आ गई कितनी, 3, लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करो, आ जाओ। 10 + 35 कितना होता है, 45, ज़्यादा पतला हो गया, लेट मी फिक्स इट। चलो 10 + 35 कितना होता है, 45, 45 × 3/2 कर दो। मैथ्स आई हेट इट, पर क्या करें बेटा, करना पड़ेगा। 5 3 = 15, 4 3 = 12, 13, 135/2 कर दो बेटा, कितना जाएगा, 2 6 = 12, 2 7 = 14, ये आ जाएगा 67.5। ठीक है, ये प्लस बेटा, ये वाला प्लस है। ठीक है ना, चल, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया है, 67.5। कैसे करा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। तो ये हो गई क्या, दोनों, ये वाली और ये वाली हो गई दोनों पैरेलल साइड्स। इसकी लंबाई हो गई 10, इसकी हो गई 35, हाइट हो गई, ये टाइम एक्सिस से नापा हमने कितनी, 3। तो 10 + 35 × 3/2 कर दिया, कितना आ गया, 67.5 आ गया। अब अपन ये लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया नापते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की बेटा लंबाई कहाँ से पकड़ेंगे, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो अपन नापेंगे, मतलब जो लेंथ है वो अपन नापेंगे y एक्सिस से। कितनी, 35, लेंथ आ गई कितनी, 35। अब अपन नापते हैं ब्रेड, तो ब्रेड कहाँ से नापेंगे अपन, टाइम एक्सिस से नापेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0 से 8 ले लेंगे ब्रेड, नहीं बेटा, रेक्टेंगल कहाँ से शुरू हुआ है, रेक्टेंगल शुरू हुआ है 3 से लेकर के 8 पर खत्म हुआ है। भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पैरेललोग्राम था ना, 3 के आगे से क्या हुआ है, ये रेक्टेंगल शुरू हुआ है। तो जो इसकी ब्रेड है वो कहाँ से नापोगे, 3 से 8 के बीच में नापोगे ना, ओरिजिन से नहीं नापोगे। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई, 35, और ब्रेड कितनी आ जाएगी, 3 - 8 कर दो, या 8 - 3 कर दो, उल्टा बोल दिया, कितना हो जाएगा, 5। तो ब्रेड कितनी आ गई, 5। लंबाई आपने नाम ली, लेंथ आपने कहाँ से मेजर करी है, y एक्सिस से, और ब्रेड आपने कहाँ से मेजर करी, x एक्सिस या टाइम एक्सिस से। वो भी कैसे, 3 से काउंट करना शुरू करो, 8 - 3 कितना कर दो, आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसको कर दो 8, अरे 8 नहीं,
क्या लिख दिया मैंने, 35 इंटू 5, यही होगा ना, 35 हो गई लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई 5, तो 35 इंटू 5 कर दो, कर दिया, कितना आएगा आंसर, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 16 17, 175 आ जाएगा बेटा आपका। अब क्या करो, 175 मतलब वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर दो, इसका कितना एरिया आया था 67.5, इसका कितना आ गया 175, कर दो वेट, कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 2 कुछ करके आएगा क्या, 175 और 67, ये तो हो जाएगा कितना 12 14 242.5, 242.5 किलोमीटर, बिना यूनिट के अपना कोई भी जवाब मत लिखना बेटा, 242.5 किलोमीटर क्या आ गया है, एरिया आ गया है अंडर वीटी ग्राफ इन द फर्स्ट 8 आवर्स, मतलब कि डिस्टेंस कवर आ चुका है जो पहले 8 घंटों में कवर किया गया है, कितना 242.5 किलोमीटर। तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है जो हमसे बोला गया था निकालने के लिए, और हाँ फर्स्ट 8 आवर्स तक ही बोला गया था निकालने के लिए, ये नहीं कि तुम इसको भी उठा करके जो ना ऐड कर दो, ना हो पाएगा तुमसे अभी वो आगे वाला ऐड, ठीक है। चल ये इसका पूरा सोल्यूशन है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो ये बेटा उसी का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब आंसर्स हैं। ओके नेक्स्ट, 3 स्पीड टाइम ग्राफ्स आर गिवन बिलो, दिख रहा है तीनों ग्राफ। अब सवाल क्या है, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला केस जहां पर क्रिकेट बॉल जो है वर्टिकली ऊपर फेंकी गई और इसके बाद में फिर वो बॉलर के हाथ में क्या हो रही है, मतलब थ्रोअर के हाथ में जो है वापस आ रही है। मतलब कि सपोज मेरे पास बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई 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 गई, फिर क्या हुआ, बॉल वापस से नीचे और मेरे हाथ में आ गई है। तो ये केस कौन सा वाला ग्राफ जो है बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम अपना दिमाग लगाओ, तीनों ग्राफ यहाँ पर कौन से हैं, स्पीड टाइम ग्राफ वाले हैं, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ कि जब अपन कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। वो इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या होती है, धीरे धीरे मतलब वो वेलोसिटी कम होती जाती है 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 और एक सर्टेन हाइट के बाद बेटा एक सर्टेन हाइट पर पहुंच करके वेलोसिटी हो जाती है अल्टीमेटली 0। फिर जहाँ वेलोसिटी 0 हुई फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वापस से नीचे गिरना शुरू होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है बेटा तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय उसकी 0 रहती है और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाता है वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो कुछ ऐसा पहाड़ जैसा बेटा कुछ तो भी बनने वाला है ऐसा पहाड़ जैसा कुछ बनने वाला है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, वेलोसिटी कम हुई 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 0 हुई, इसके बाद में क्या हुआ, बॉल वापस आने लगी तो वेलोसिटी फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसा पहाड़ जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कि बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंका तो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फेंका, फिर क्या हुआ, स्पीड कम होती गई कम होती गई कम होती गई। तो बेटा स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। देखो वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियली बॉल की वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, जब उसको ऊपर फेंका वेलोसिटी कम हुई 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 0 हो गई सर्टेन हाइट पर। और अब क्या हो रहा है, अब वो बॉल दोबारा से नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कौन सा ग्राफ है बेटा जो ये वाला केस बता रहा है, सी, तो इसका जवाब होगा सी ग्राफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली। एक ट्रॉली है बेटा जो सबसे पहले तो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है, डिसेलरेट कर रही है और फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों अच्छा ये 3 चीज़ें हैं। एक ट्रॉली जो पहले डिसेलरेट करती है फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन वो वहाँ पर जो है हो रहा है। देखो एक ट्रॉली डिसेलरेट कर रही का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, फिर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का बेटा वीटी ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बताओ यहाँ पर ये तो हो गया केस, इन दोनों में से कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है, ये तो है नहीं।
ऑप्शन ए ही दिख रहा है, पहला वाला ग्राफ ही दिख रहा है जिसमें कि एक सेक्शन क्या हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब कि ये वाले सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी। इसके पहले वाले सेक्शन में देखो क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। और फिर देखो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कि अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो पहला वाला ग्राफ होगा बेटा इस सवाल का सही जवाब, कि पहले ट्रॉली की वेलोसिटी कम हुई, रिटार्डेशन हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और फिर वेलोसिटी बढ़ी एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। एक पैसेंजर लिफ्ट है बेटा, वो ऊपर जा रही है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताना है। अब आप बोलोगे कि मैम ग्राफ से बताना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। कैसे, पहले तो तुम जरा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करो। टाइम लिया हुआ है सेकंड्स में, वेलोसिटी ली हुई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से कितनी हुई, 4.6 मीटर पर सेकेंड हुई, है ना। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो बड़ी होगी बट यूनिफॉर्म रेट पर बड़ी होगी, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ी है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन कैसा आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ आएगा, है ना, इनिशियली। फिर इसके बाद में क्या हुआ, वेलोसिटी उसने मेंटेन करी, क्योंकि देखो ग्राफ कैसा हो गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। और कुछ समय बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कम होने लगी, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो लिफ्ट है वो 0 पर आ गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, यानी कि इस केस में वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। सवाल क्या है, सवाल यह है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, यानी कि ये 0, देखो टाइम को आपने कहाँ लिया है, आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और किस में लिया है, सेकेंड्स में लिया है। तो यहाँ से यहाँ देखो हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना भाई, 2 यूनिट्स में यहाँ पर जो है ना हमने टाइम एक्सिस पर टाइम रखा है, 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 8 से 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। ठीक है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हमें क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन निकाल करके बताना है। तो बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं कि मैम 2 सेकेंड्स मतलब कहाँ, 2 सेकेंड्स तो हमको दिख ही नहीं रहा। तो देखो ना यहाँ पर आपको हिंट दिया तो हुआ है कि 2 यूनिट का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ कितना बेटा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितने से कितनी हो गई है, 0 to 4.6 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 2 सेकेंड्स के जब तक कि 2 सेकेंड हुए, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 4.6 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 2.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में आ गया क्या, एक्सेलरेशन 2.3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब नेक्स्ट की चला है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बिटवीन 2 या सेकेंड एंड 10th सेकेंड, 2 सेकेंड से लेकर के 10वें सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना होगा। अब बच्चे घूम जाएंगे कि मैम 2 से लेकर के 10 के बीच में यहाँ पर तो स्लोप ही नहीं दिख रही है। एग्जैक्टली भाई, आपको वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, लेकिन फिर हुआ क्या बेटा, 2 सेकेंड के बाद हुआ क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, 4.6 मीटर पर सेकेंड हुई वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब कुछ समय तक क्या होगा, उसी वेलोसिटी के साथ जो लिफ्ट है वो मूव करेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है 10वें सेकेंड तक, मतलब कि 2 से लेकर के 10वें सेकेंड तक वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 0 एक्सेलरेशन, खत्म बात, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए यहाँ पर। लास्ट 2 सेकेंड्स में कितना होगा एक्सेलरेशन, लास्ट 2 सेकेंड्स मतलब कौन सा, ये 10 से लेकर के 12वें सेकेंड तक, 10वें से लेकर के 12वें सेकेंड तक क्या हुआ, वेलोसिटी कम हुई, तो रिटार्डेशन होगा, है ना, रिटार्डेशन होगा, तो वही आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखो जब
लिफ्ट 10वें सेकेंड पर थी, 10th सेकेंड में जब वो थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 4.6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कम होती गई और 12वें सेकेंड में क्या हुआ वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में 2 सेकेंड लग गए। अब निकालो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। फाइनल क्या हो गई वेलोसिटी 0, इनिशियली कितनी थी 10वें सेकेंड में 4.6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड लग गए। तो कितना हो जाएगा माइनस 4.6 बाई 2 यानी कि माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर आना चाहिए, गलती हो गई मुझसे बेटा माफ करना। एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने निकाला है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा फर्स्ट वाले केस में 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तीसरे वाले केस में कितना आएगा माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बीच वाले में क्या होगा एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं मुन्नो, आ जाओ। ये हो गया, ये उसी का सोल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ग्राफ देखो बेटा ये कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, और स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, टाइम लिया हुआ है सेकेंड्स में। ठीक है, अब बोला जा रहा है ओ ए, ये जो आपको ग्राफ का सेगमेंट दिख रहा है ओ ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं स्पीड इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ओ ए सेगमेंट ग्राफ का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी में क्या हुआ देखो बेटा, ए बी में स्पीड कांस्टेंट हो गई ना बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ है ना। जैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ का आपको कोई भी सेगमेंट एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के पैरेलल दिख जाए, मतलब क्या समझ लो कि स्पीड कांस्टेंट हो गई है। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई है इसका मतलब क्या, नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि ए टू बी क्या हुआ कांस्टेंट स्पीड, सो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। और ऊपर वाले में क्या होगा बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि ए बी में क्या हुआ स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर मैं ऐड करके लिख दे रही हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जरा स्पेलिंग देख लो मैंने क्या लिख दी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले वाले केस में ए टू बी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी में क्या हुआ, बीसी में देखो वेलोसिटी अब कम होने लग गई है, लेकिन हाँ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि स्पीड जो है वो कम हुई है, इसलिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बी टू सी। नेक्स्ट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम एक्सेलरेशन मतलब कैसे निकालें। बेटा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं निकालना है। यानी कि फर्स्ट 4 सेकेंड्स में देखो क्या हुआ है, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी या जो स्पीड है वो 0 से शुरुआत होकर के उसकी बढ़ती गई कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फिर चौथे सेकंड के बाद क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब जब स्पीड कांस्टेंट हो ही गई है तो फिर तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट 4 सेकंड्स में निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालोगे, v माइनस यू बाई टी करके निकाल सकते हो। 4 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी फाइनली हो कितनी गई, देखो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है बेटा, ओरिजिन से शुरू हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। 4 सेकंड्स में कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में, 4 सेकंड लग गए हैं। अब जो है निकाल लो एक्सेलरेशन, 6/4 कर दो, कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, इसके पहले वाले सवालों में मैंने यूनिट ठीक लगी है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने यूनिट कहीं गलत सलत लिख दी हो।
चू 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 नहीं, चलो तो कितना आ गया एक्सेलरेशन बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। अब क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। 4 सेकेंड्स तक वेलोसिटी कितनी हो गई, क्या था ये, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या हुआ 6 मीटर पर सेकेंड तक मतलब 6 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो मेंटेन करी गई अप टू पॉइंट बी। फिर पॉइंट बी से क्या हुआ, वेलोसिटी कम होना शुरू हुई और सी पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई। तो पॉइंट बी पर इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, देखो पॉइंट बी पर इनिशियली वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, और जब तक ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनली 0 हो गई। तो 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी 0 होने में टाइम कितना लग गया, है ना। तो यहाँ से टाइम नापना मत शुरू कर देना, तुम यहाँ से देखो कि 10वें सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, 16वें सेकेंड पर आकर के 16th सेकेंड पर आकर के वेलोसिटी 0 हुई है। तो 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी 0 होने में टाइम कितना लगा, तो 16 माइनस 10 करोगे तब तुम्हारा सही टाइम पीरियड आएगा, वरना अगर तुम यहाँ से नापोगे बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन रिटार्डेशन के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, तो 10वें सेकेंड पर वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, 16वें सेकेंड पे कितनी हो गई 0, तो टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6, तो 6 सेकेंड्स का टाइम लग गया। कितना आ जाएगा -6/6 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया रिटार्डेशन, ठीक है। लास्ट क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अच्छा ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही गलती मत कर देना, मतलब वही नहीं, यहाँ पर वो वाली चीज़ तो मत कर देना कि मैम जैसे कि पहले वाले सवाल में हमसे बोला गया था ना कि फर्स्ट 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमने क्या करा था, ये पैरेललोग्राम का जो है ना एरिया निकाल लिया था। नहीं, यहाँ पर तुम्हें पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुमसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो जब तक वो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता रहा तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो तुमसे पूछा गया है। कि मान लो तुम्हारे पास ग्राफ जो है बेटा वो ऐसा आता, ठीक है, ओ ए बी और ये सी, ठीक है। तुमसे ये पूछा गया है कि जब तक कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला, स्पीड के साथ चला, तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो तुम क्या करोगे, दोनों ए और बी पॉइंट से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कहाँ, ऑन द टाइम एक्सिस, कर दिया। अब तुम देखो ए बी सेगमेंट के नीचे जो तुमको एरिया दिख रहा है, ये वाला ए बी सेगमेंट के नीचे जो तुमको ये वाला एरिया दिख रहा है ना बेटा, तुम ये वाला एरिया निकालोगे। आजू बाजू के एरिया से तुमको मतलब नहीं है, क्योंकि तुमसे सवाल में पूछा गया है कि ए बी यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट थी ए टू बी, तब उसने कितना डिस्टेंस करा वो तुम्हें निकालना है। तो सिर्फ तुम्हें ये वाले सेगमेंट के नीचे का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, भाई ये क्या है रेक्टेंगल बना ना, तो निकाल लो इसका एरिया। कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कहाँ से नापोगे, लेंथ नापोगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सॉरी फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। लेंथ नापोगे फ्रॉम द वाई एक्सिस, कितनी आ गई लेंथ 6, चलो बहुत बढ़िया। अब ब्रेड्थ कहाँ से नापोगे, एक्स एक्सिस से, है ना। पूरी ओरिजिन से बेटा मत नाप लेना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नहीं नापनी बेटा, मैंने क्या बोला, सिर्फ तुमको ये वाला, कहाँ गया यार, सिर्फ तुमको ये वाला एरिया निकालना है। तो ब्रेड्थ नापने के लिए तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, पूरा ओरिजिन से मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो तुम्हें ध्यान रखनी होती है, बाकी तो बन ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की कब तक रही, कब से कब तक रही, 4 सेकेंड से लेकर के 10वें सेकेंड तक। तो 10 माइनस 4 कर दो, कितना आ जाएगा 6, तो ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। ब्रेड्थ निकालने के लिए हमने क्या करा, 10 माइनस 4 करे तो कितना आ गया 6 आ गया, और इसी को हमने यहाँ रख दिया। तो कितना हो जाएगा बेटा एरिया यहाँ पर 36 मीटर्स, ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी। जब ऑब्जेक्ट ए टू बी गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ, तो उसने 36 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा। हमने कैसे निकाला, 2 परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिए, और यहाँ पर जो एरिया बना है अंडर ए बी सेक्शन, वो एरिया हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमने कहाँ से ली, फ्रॉम दी वाई एक्सिस,
और ब्रेथ हमने कहाँ से नापी, फ्रॉम द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, वो भी कैसे, देखो 4 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच का टाइम हमने लिया है, यानी कि 6 सेकेंड्स। ठीक है, चलो तो तुम इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्यूशन का, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जो है ले लेना। ओके, चलो अगले सवाल पर बेटा हम आ जाते हैं। ये उसी का पूरा कहानी लिखा हुआ है बेटा, है ना। OA क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। AB क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, होगा ही नहीं, जीरो होगा, कांस्टेंट स्पीड होगी। BC क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। बस वही सब कहानी है, बाकी ये पूरा उसका, हाँ आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये पहले ही क्वेश्चन का एक दूसरा हिस्सा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम OA तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचा, मतलब जब ऑब्जेक्ट O से A तक पहुंचा, उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, वो आपको निकालना है। अभी तक अपन ने क्या करा था, A to B ये वाला एरिया अपन ने निकाला था। अब निकालना है जब ऑब्जेक्ट O to A पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तरीका वही होता है, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो तो आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाएगा। तो O to A यानी कि अब आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया बेटा क्या दिख रहा है, अरे राइट एंगल ट्राइंगल ना, निकालो उससे फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द टाइम एक्सिस, है ना। ये बेस है और ये हाइट है। बेस कहाँ से नापेंगे बेटा, टाइम एक्सिस से। देखो 0 से लेकर के 4, यानी कि 4 आ गया क्या आपका बेस। हाइट कहाँ से नापेंगे, फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये देखो A पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट आया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट कितनी आ गई, 6। कितना हो जाएगा, ये काट दो तो 2 हो गया, 6 12 मीटर्स। यानी कि जब ऑब्जेक्ट O to A गया तो हमने उसका VT ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लिया। तो हमें पता चल गया कि जब ऑब्जेक्ट O to A गया इन 4 सेकेंड्स तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 12 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम B to C। अब जब ऑब्जेक्ट B to C गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम क्या करेंगे, ये वाले ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेंगे, है ना। परपेंडिकुलर हमने क्या करे थे बेटा, पहले से ही बना करके रखे थे, तो हमारे लिए चीज़ें जो है ना आसान हो गई हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, कैसा, सिंपल इस तरह का, तो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको सवाल में करके दिए जाए, कुछ काम खुद भी कर लिया करो बेटा। तो परपेंडिकुलर क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉप कर लेना, तब जा करके तुमको एरिया जो है ना डिफाइन मिलेगा। यहाँ पर तुमको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर तुमको राइट एंगल ट्राइंगल बनता दिखेगा, यहाँ पर भी तुमको दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला जा रहा है। B to C जब ऑब्जेक्ट पहुँचा तो उसने कितना जो है ना डिस्टेंस कवर करा है। क्या निकालेंगे बेटा, ये वाला एरिया निकालेंगे। ये भी क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही दिख रहा है। तो लगा दो इसका भी फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, बेस कहाँ से लेंगे, अगेन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस। ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ बेटा, ये ओरिजिन से मत ले लेना कि ओरिजिन से लेकर के 16 सेकेंड टाइम है तो 16 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नहीं, एरिया डिफाइन करने का मतलब क्या है, तुम्हें D से C तक लेना है बेस। आई बात समझ में, D से C तक तुम्हें क्या लेना है, बेस लेना है। तो DC ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10 कर दो, है ना। तो DC कितना हो जाएगा, 16, DC मतलब क्या, बेस। 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सिमिलरली हाइट जो है बेटा वो किसके बराबर है, हाइट बराबर है BD के। हाइट बराबर है BD के, कहाँ से लोगे, ये तो आप वाई एक्सिस से ही लोगे। कितना हो जाएगा, अगेन 6, है ना। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी हमने निकाल लिया है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी आ रही है, हाइट आ रही है 6, और बेस कितना आ रहा है, निकालने के लिए क्या करा, DC निकाला, 16 माइनस 10 कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया, बेस कितना है बेटा 6, और हाइट भी कितनी है 6 ही है ना। हाँ, तो 2 3 6, 6 2 12, ये आ गया है 12 मीटर डिस्टेंस। यानी कि जब ऑब्जेक्ट B to C गया तो भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 मीटर कवर किया। जब वो O to A गया तब भी उसने 12 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। अब क्या बोला जा रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 16 सेकेंड्स। इन पूरे 16 सेकेंड्स की जर्नी में ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस फिर से
ट्राइंगल का एरिया। तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना है बेटा 12, ये रेक्टेंगल का एरिया हमने कितना निकाला था 36, और ये वाले ट्राइंगल का हमने कितना निकाला एरिया 12। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा 60 मीटर्स बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया कितना 60 मीटर्स। 16 सेकेंड्स की जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ 60 मीटर्स। कैसे निकाला, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया अपन ने अभी अभी निकाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस तुम्हें बेस और हाइट का बेटा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि तुम बेस कैसे नाप रहे हो, हाइट कहाँ से नाप रहे हो। हाइट हमेशा नापी जाएगी कहाँ से, फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ठीक है, और बेस कहाँ से नापा जाएगा टाइम एक्सिस से, लेकिन वो भी बहुत ही केयरफुली कि आपको दिखना चाहिए कि भैया हमको बेस कौन सा चाहिए, बेस चाहिए ये O to E। तो OE कैसे नापेंगे 0 to 4 यानी कि 4। यहाँ पर बेस हमको क्या चाहिए है DC या CD, कैसे नापेंगे 16 - 10 करेंगे, ओरिजिन से मत नाप देना यहाँ पर, ठीक है। फिर रेक्टेंगल का अपन ने पहले से एरिया निकाला हुआ था, कितना निकाल देखो ना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था ना ये 36। तो तीनों को उठा करके हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, लेट मी चेक। ओह हाँ गड़बड़ हो गई यार, ये 6 3 18 होता है। देखा मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है। मैं पहले वाले से कंफ्यूज हो गई कि पहले वाले में भी 12 आया था, यहाँ पर भी 12 आएगा। 12 नहीं आएगा बेटा 18 आएगा, है ना। तो ये 6 3 कितना होगा 18 होगा, 18 होगा तो यहाँ पर भी चीज़ें बदल जाएंगी भाई। हटो ना हटो, 18 अब कितना हो जाएगा प्लस कर दो तो 66 मीटर आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बेटा, इट शुड बी 6 3 18। तो ये वाले एरिया का ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का एरिया आया 12 मीटर, इसका आया 18 मीटर, और ये तो अपन ने निकाला था 36 मीटर। सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 66 मीटर्स। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी तो वो मैंने करेक्ट कर दी है। इट शुड बी 18 मीटर्स नॉट 12 मीटर्स, ठीक है। चलो अब समझ में आया तो तुम एक काम करो ना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से एकदम जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। ये उसी का पूरा स्क्रीनशॉट है ना, मतलब सोल्यूशन का ले सकते हो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द ग्राफ इन बिलो फिगर, ये वाला, shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and then C to D. ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब देख लो, डिस्टेंस लिया हुआ है सेंटीमीटर में, टाइम लिया हुआ है सेकेंड्स में। तो अब जो भी आंसर निकालोगे सोच समझ के उसकी वैल्यू रख देना और कुछ नहीं। क्या बोला गया है A to B आपको स्पीड निकालने के लिए, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, अरे स्पीड देती है ना। तो A to B जरा निकाल लो स्लोप, कितनी आ जाएगी स्पीड। तो देखो जरा, A to B जब ऑब्जेक्ट गया तो उसने कितना डिस्टेंस बेटा कवर कर लिया। A to B जब वो गया तो उसने कवर कर लिया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा, टाइम लग गया है 5 सेकेंड नहीं, 5 - 2 3 सेकेंड। यहीं पर एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती थी। ध्यान से देखो, जो ग्राफ है बेटा वो 0 सेकेंड से शुरू नहीं हुआ है, वो 2 सेकेंड से शुरू हुआ है, यानी कि सेकेंड, दूसरे सेकेंड में बोल देती हूँ, दूसरे सेकेंड में जो क्या है, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 0 रही होगी, फिर बढ़नी शुरू हुई और 5वें सेकेंड तक क्या हुआ, उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। यहां पर जो बेटा टाइम है ना वो 0 से शुरू नहीं हुआ है, वो 2 से शुरू हुआ है। इसलिए ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 - 2 = 3 सेकेंड्स करना पड़ेगा। तो आ जाओ निकाल लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम।
तो A to B कितना डिस्टेंस कवर करा, 3 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा, 5 - 2 3 सेकेंड्स, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई A to B। ठीक है, नेक्स्ट B to C। अरे B to C क्या हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। पैरेलल कब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्रिंसिपल बोल रही हूँ एक्स एक्सिस के, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाए। तो रेस्ट पर है तो काहे की स्पीड 0 हो जाएगी स्पीड। देन C to D बताओ, C to D ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 7 - 3 कर दो, 7 - 3 फ्रॉम C to D कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रॉम C to D डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है। C पर कहाँ था, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, D पर कहाँ आ गया, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो यानी कि C to D 7 सेंटीमीटर - 3 सेंटीमीटर कर दो, कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर को कवर करने में टाइम कितना लगा, 9 - 7 कर दो, कितना, 2 सेकेंड्स। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई क्या, C to D स्पीड। इजी था ना। A to B कवर करने के लिए क्या करा, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करा, टाइम कितना लगा, 5 - 2 3 सेकेंड्स। B to C तो रेस्ट पर था, और C to D 7 - 3 कर दो, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम कैसे निकालेंगे, 9 - 7 2 सेकेंड्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, ये उसी का सोल्यूशन है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर चुके हैं क्या अपन। द ग्राफ गिवन बिलो इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, फाइंड वेलोसिटी एट द पॉइंट C। वेलोसिटी कितनी है बेटा पॉइंट C पर, यहाँ देख लो भाई, A to B गया ऑब्जेक्ट, फिर B to C गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन A से लेकर के जब ऑब्जेक्ट B तक गया तो कितना एक्सेलरेशन था, कैसे निकालेंगे, V - U by T। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, 20 किलोमीटर पर आवर, B पॉइंट पर कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि A to B जब ऑब्जेक्ट गया, जब उसकी वेलोसिटी 20 to 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया मुन्नू 3 घंटे। ठीक है, तो 3 आवर्स। अब इसको कर लो, 20/3 कर लो बेटा, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6.66 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन B to C। अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काहे का एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन लिख दो। ठीक है, ये भी इजी था ना क्वेश्चन। देखो ऐसे अपन बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, इसलिए अब मैं फटाफट थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा रही हूँ, ये उसी का पूरा सोल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन, 4 cars A B C D are moving with on a labeled straight road, their distance time graph are shown in the below, which of the following is the correct statement regarding the motion of these car। देखो 4 कार है बेटा A B C D, और इनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर आपको दिए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, जिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जितनी खड़ी होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 2 ग्राफ बता रही हूँ, ये है ग्राफ A कार का, ये है ग्राफ B कार का, दोनों ही कार के यहाँ पर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने बनाए हैं। जिस कार के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जितनी खड़ी होगी उसका जो स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो A कार का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप ये है, B कार के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, ये वाली है। तो तुम बताओ दोनों में से स्लोप ज़्यादा किसकी खड़ी है, किसकी खड़ी है ज़्यादा स्लोप, B कार की, मतलब कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी ज़्यादा स्लोप खड़ी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड या वेलोसिटी। कार A इज़ फास्टर देन D, कार A इज़ फास्टर देन D, बिल्कुल भी नहीं। कार D की जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो ज़्यादा खड़ी है एज कंपेयर टू A की तो लेट ही है ना, D की खड़ी है, मतलब कि D
की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर उल्टा बोला जा रहा है, गलत है। कार बी इज द स्लोएस्ट, कार बी इज द स्लोएस्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार बी की जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो सबसे ज़्यादा लेट ही है, तो वो सबसे स्लो चल रही है, बिल्कुल सही है। लास्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी, कार डी इज फास्टर देन कार सी, नहीं बेटा, कार सी तो फास्टेस्ट है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है वो बहुत ज़्यादा खड़ी है, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, डी की नहीं है ज़्यादा। लास्ट, कार सी इज द स्लोएस्ट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार बी है स्लोएस्ट, कार सी फास्टेस्ट है, तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। दैट्स ऑल आज के इस सेशन के लिए, बस इतना ही। आज अपन ने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहां पर हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर से ही रिलेटेड, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाथ। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।